अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे प्रोग्राम में दो सियासी और एक सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ तहरीक इंसाफ के सदर इस्लामाबाद जनाब आमिर मुग़ल मौजूद। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आज सबसे जो बड़ी ख़बर जो गर्म है वो जनरल फैज़ साबिक़ ISI के सरबराह की गिरफ़्तारी फ़ौज के हाथों और फिर उनका कोर्ट मार्शल का ऐलान। मगर अब उससे ज़्यादा अहम ख़बर जो है वो हुकूमत और हुक्मरान जमातों का रद्द-ए-अमल है, और इसके साथ साथ अपोजिशन की जमातों का भी रद्द-ए-अमल है। और इस तमाम सियासतदानों और सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल में जो एक चीज़ बड़ी ख़ास नज़र आई है वो ये है कि सियासतदान बड़े मोहतात हो के इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। हत्ता कि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और फ़ौज का अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। तो आखिर दुनिया भर में जहाँ फ़ौज के आला अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, कोर्ट मार्शल होता है, उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है, तो वहाँ पे इस बात की ओनरशिप और इस बात का जो क्रेडिट है वो वहाँ उस मुल्क की हुकूमत लेती है और मुतल्लिका वज़ारत दिफ़ा उसके हवाले से बयान जारी करती है। मगर यहाँ पे मामलात कुछ ऐसे हैं कि जैसे फ़ौज किसी और सियारे की मखलूक है और सियासतदान या हुक्मरान जो हैं वो उस हवाले से कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से एक सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। तो ये थे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। उनके शाहज़ेब खानज़ादा ने पूछा कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है और भी लोग तो इसमें शामिल हो सकते हैं, जनरल फैज़ अकेले तो नहीं हो सकते। तो वज़ीर दिफ़ा का ये मौक़िफ़ था कि अगर ये बात दुरुस्त है तो कमरुल इस्लाम साहब, बात यह है कि आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर दिफ़ा को ये भी नहीं पता कि एक जर्नल का जिसका कोर्ट मार्शल उनकी वज़ारत दिफ़ा करने जा रही है उस पर इल्ज़ाम क्या है, और वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो ये किस किस्म के कमांड और कंट्रोल है जिस तरह के आइन में जिसका वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। आपकी हुकूमत को भी नहीं पता कि मामला क्या है। देखिए, आइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर दिफ़ा जो है वो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को ओवरसी करेगा या उसकी इजाज़त देगा। ये भी नहीं लिखा। ये वफाकी हुकूमत रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये फैसले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बहुत से अदारे हैं जिसमें मतलब वज़ीर दिफ़ा का ये इख्तियार नहीं है। आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसलिए कि ये फ़ौज का जो अंदरूनी जो कोर्ट मार्शल है, आपने तो शायद कानून भी पढ़ा हुआ है। उस मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। लेकिन कानून में से गुजरा हुआ हूँ, कानून की चक्की में से। ठीक है। और जो इसकी एपेलेंट अथॉरिटी जो है, जब कोर्ट मार्शल में किसी को सज़ा जज़ा कोई चीज़ होती है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अच्छा। वो वज़ीर दिफ़ा नहीं है। अच्छा। वो मर्सी पिटीशन भी चीफ ऑफ मतलब वज़ारत दिफ़ा अगर किसी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये बेसिकली तो कोर्ट मार्शल के जो जितने भी हमने इनहेरिट किया। अच्छा। वो ब्रिटिश आर्मी का सिस्टम था। तो उसमें उस वक्त भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नहीं होता था, उस वक्त भी फौज ही होती थी। अच्छा। ये जो कि आर्मी एक्ट, मतलब कॉलोनियल आर्मी की आप बात कर रहे हैं। कॉलोनियल आर्मी की, तो अभी भी वही कॉलोनियल आर्मी अभी भी वही है। अच्छा। और चूंकि फोर्सेस में दुनिया भर में जो सिस्टम है वो ऐसे ही है, बाकी जगहों की तरह आर्मी में या जो फाइटिंग फोर्स है। तो ये जो आपके हुक्मरान सियासतदान कहते हैं फ़ौज का अंदरूनी मामला है, ये पाकिस्तान का, इस कौम का, इस हुकूमत का मामला नहीं है। ये फ़ौज क्या कोई अलग हुकूमत है? क्यों ये कहते हैं अंदरूनी मामला है? ये इस मुल्क का मामला नहीं है। वज़ारत दिफ़ा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ारत दिफ़ा का बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन इसको अंदरूनी को थोड़ा सा पहले थोड़ा सा अंदरूनी को समझ लें। मैं समझा दूँ अगर आप इजाज़त दें। जी बताएं कि ये फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का आर्मी का सिस्टम है वो गवर्न होगा आर्मी एक्ट के तहत। अच्छा, वो वज़ारत दिफ़ा के अंडर नहीं आती।
नहीं, वजारत दिफा के अंडर आना और बात है। अच्छा, लेकिन जो देखे ना, पुलिस रूल्स के तहत जो पुलिस के अंदर की कार्रवाई हो रही है वो वज़ीर आज़म के मातहत जरूर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मातहत नहीं है। मतलब कि पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं फौज की बात कर रहा हूँ। मैं पहले पुलिस की मिसाल दे रहा हूँ कि पुलिस रूल्स के तहत जो पुलिस को फर्ज किया किसी को क्वार्टर गार्ड किया जाता है, जिस तरह फौज में क्वार्टर गार्ड है, आप तो खूबी है, इसी तरह पुलिस में भी क्वार्टर गार्ड होती है, उसमें सजा भी सुनाई जाती है, उसमें किसी को बंद भी किया जा सकता है, तो पिट्ठू भी लगाए जा सकते हैं, तो वो उस फोर्स के अंदर का मामला होता है। अच्छा, ये भी चूंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट मार्शल का एक और भी रूल है, यानी आईजी पुलिस और आर्मी चीफ का जो एक इंडिपेंडेंट पावर्स हैं वो अपने अपने वो एक जैसी है, वो एक जैसी तकरीबन है फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आमिर मुगल साहब, हुकूमत का तो मौक़िफ़ आपने सुन लिया कि फ़ौज के बहुत से मामलात अंदरूनी भी होते हैं और हर काम में वज़ीर दिफा या वज़ीर आज़म मुदाखलत नहीं करता। तो आपकी पार्टी भी हुकूमत में रही है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके लीडर भी कह रहे हैं ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों के नज़दीक भी ये मुल्क का मामला नहीं है, कौम का मामला नहीं है जो जनरल फैज़ हमीद मुबैना तौर पे करते रहे, ये कोई अंदरूनी मामला है? देखें जी, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है कल, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उनका कोई जो टॉप सिटी की कोई एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़, एक उसका उन्होंने जिक्र किया है, और दूसरा उन्होंने किया कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आई डोंट नो क्या है, ज़ाहिर है वो वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन जो इसको टिल्ट देने की कोशिश की जा रही है कि ये 9 मई की भी इसमें इंक्वायरी होगी, तो ISPR की प्रेस रिलीज़ में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, क्योंकि 9 मई जब हुआ था तो उस वक्त तो DGI ऑन ड्यूटी थे, वो रिटायर नहीं हुए थे, वो आई थिंक नवंबर में रिटायर हुए थे, और 9 मई जो है वो 2023 में हो गया था, कोई 4-5 ये थोड़ी गलती है, ये गलत है। वो मतलब उस वक्त तो जनरल आ चुके थे, उन्हें रिटायर हुए शायद कोई काफी वो बहुत पहले अर्ली रिटायर। अच्छा, वो 2022 में हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल, यू आर राइट सर। अच्छा, अब सर इसमें ये है कि एक तो जनरल फैज़ साहब जो हैं उनको अगर करप्शन की वजह से निकाला गया, वैसे आपने ये क्यों कहा कि जनरल फैज़ उस वक्त रिटायर नहीं हुए थे? क्या आपको ये मैं उसका भी जवाब देता हूं, अमली तौर पे नहीं हुए? नहीं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। अगर करप्शन पे जनरल फैज़ साहब का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, तो मेरी एक शहरी होने की हैसियत से अपने आर्मी चीफ से गुजारिश है कि हमारे जनरल बाजवा साहब पे भी इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं। आज शायद असलम क्यों मुल्क से भागा हुआ है, अहमद नूरानी पे क्यों FIRs हो रही हैं? इसलिए कि उन्होंने एक करप्शन की स्टोरी ब्रेक की थी जनरल बाजवा साहब की, उनकी एहलिया के नाम पे 12 अरब रुपये के असासे कहाँ से आ गए, तो लगे हाथों उनकी भी एक तहकीकात हो जाए। एक हमारे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब के भी हो जाए, वो उनका भी बड़ा मशहूर था, इनके पैसे मशहूर था साबर मिठू साहब पकड़ते हैं, उनके मशहूर था अशफाक परवेज़ कियानी साहब के भाई पकड़ते हैं। तो आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की? आप तो वज़ीर आज़म जनरल बाजवा तो बहुत बड़े बकौल इमरान खान के जमहूरी लीडर थे, तो उस वक्त आप लोग क्यों चुप रहे? नहीं, जनरल बाजवा साहब की जो करप्शन की स्टोरीज हैं वो तो खैर अभी सामने आ रही हैं। अच्छा, आपकी हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसे उस वक्त कोई ऐसा स्कैंडल आप बता दें कि किसी साफ़ी ने ब्रेक किया हो, देर से पता चला जनरल बाजवा किसी साफ़ी ने ब्रेक किया हो, किसी जगह से सामने आया हो, प्राइम मिनिस्टर इंतजार करता है, अखबारों से पढ़ के उसे पता चलता है, उसको पता चलेगा तो कोई बात होगी। दूसरी बात जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 9 मई की तरफ भी कुछ हो सकता है, तो जनरल फैज़ साहब का 9 मई में कोई रोल था या नहीं था? उन्होंने कहा अगर ये दुरुस्त है, ठीक है, साहब ने ये नहीं कहा हो सकता है, उन्होंने कहा अगर ये दुरुस्त है, उन्हें भी नहीं पता क्या है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के बारे में कुछ वाज़िया चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में तो हमें तहकीकात कर लेनी चाहिए। मसलन 9 मई को CCTV फुटेजेस कहाँ गई, उस वक्त IG पंजाब कौन था, उस वक्त CM पंजाब कौन था, उस वक्त वज़ीर दाखिला कौन था, और इस सारी एपिसोड का फ़ायदा कौन सी पार्टी को हुआ है, तो इसकी तहकीकात तो कर लें। हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर उसमें कोई भी ज़िम्मेदार हो, XYZ, जनरल फैज़ हो, ख्वाजा आसिफ हो, इमरान खान हो, उसमें शहबाज शरीफ हो, उसमें राना सनाउल्लाह हो, उसमें मोहसिन नकवी हो, उसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हो, तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। हमने 9 मई लगाया हुआ है, इनसे जो दुनिया का सवाल करो आगे से 9 मई इनका जवाब होता है। आप तो वेलकम करते हैं जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल? हम कहते हैं कि जिसका भी एहतसाब करना है, सिलेक्टेड एहतसाब तो ना हो। एतराज तो नहीं है ना जनरल फैज़? हमें क्या एतराज हो सकता है?
हम तो कहते हैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है जनरल फैज। हम तो कहते हैं तलक तो जिनका है वो तो खुद टीवी पे बैठ के बता रहे हैं। क्या बताया शाहजेब खानज़ादा को ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अप्रैल 2019 में जनरल एजाज अमजद के घर जनरल बाजवा के कहने पे मीटिंग की मेरे साथ फैज़ हमीद ने, और उसने मुझे ऑफ़र की कि आप वफाक की गवर्नमेंट भी ले लें और उसके बाद हमसे पंजाब की गवर्नमेंट भी ले लें। तो तलक तो इनका साबित हो रहा है। बल्कि आज रात को जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और एतराफ़ किया है शायद जियो पे ही बैठ के, कि ये तो हमारी मिन्नतें कर रहे थे जनरल फैज़ साहब कि मुझे जो है वो आप चीफ बनाएं और मैं बड़ा अच्छा सर्व करूँगा, और जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि इसको बनाएं, अगर इसको नहीं बनाते तो फिर जनरल आसिम साहब को भी ना बनाएं, कोई तीसरा ऑप्शन लें। तो सर तलक तो इनका साबित हो रहा है। चलें हसनात मलिक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं और उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ का कुछ लॉजिस्टिक की भी हेल्प हो सकती है, कुछ उनका साजिशों का तजर्बा भी है। ये साजिशों का तजर्बा जो है ये रिटायरमेंट के बाद का वो जिक्र कर रहे हैं या रिटायरमेंट से पहले का है? और बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप कैसे देख रहे हैं ये जो इल्ज़ामात जो असल में होने चाहिए थे वही इन पे उन्हीं के तहत कोर्ट मार्शल हो रहा है, या फिर ये ऐसे इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल हो रहा है कि जिससे जो मौजूदा हाज़र सर्विस जो अफसरान हैं उनको किसी डर या खौफ की ज़रूरत नहीं? देखें, अब पोस्ट रिटायरमेंट जो है मामलात वो तो हमें मालूम नहीं है, वो तो बग़ैर डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है। इसके अलावा जो पहले मामला टॉप सिटी वाला वो सुप्रीम कोर्ट से इनिशिएट हुआ, वो एक मामला था और बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके मामलात तो और संगीन, उससे बड़े संगीन मामलात हैं। अदलिया में इंटरफेरेंस जिस तरीके से जनरल फैज़ ने अपने दौर में की, उस पर क्या उनसे पूछा जाएगा? जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया उसमें मेन मुहर्रिक वो थे। उससे पहले अगर आप देखें मुशर्रफ का केस है, ट्रीजन केस, उसमें जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाई गई, सेनेट के इलेक्शन हुई है। हासिल बदंजू साहब का एक स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा जो उस वक्त मीडिया पे आया था कि जी ये लोग कौन थे, जो अपोजिशन के लोग तो पूरे थे जब जो है वो गिनती के बाद, यानी जब पोलिंग के बाद गिनती की गई तो नंबर कम हो गए थे। तो और उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में नाम भी लिया था। जी नाम भी लिया था। तो ये उनके बड़े संगीन किस्म के उन पे चार्जेस हैं। नहीं, चार्जेस इल्ज़ामात थे लेकिन चार्जेस नहीं है ये। बाय द वे आप कह रहे हैं चार्जेस हैं, ये चार्जेस नहीं है इस कोर्ट मार्शल में चले जो आप बता रहे हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो अदलिया जो इंटरफेरेंस है, और चाहे वो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट के हवाले से मामला हो, तो क्या वो भी पूछगछ होगी या नहीं, देखते हैं कि वो क्या होता है। कि सिर्फ ये है कि जो बात बताई गई है उस तक ही महदूद रखा जाए। देखिए प्रेस रिलीज में तो असराद मलिक साहब साफ साफ लिखा है कि या तो वो रिहायशी मंसूबे वाला लेन देन का मामला है, वो तो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो जाएगा अगर आपस में फ्रीकेन बन के। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर तो जनरल फैज़ पे क्या 9 मई के ही मामलात हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले जनरल फैज़ जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, सियासी इंजीनियरिंग करते रहे, और आपने खुद ये सारे वाक़यात बताए, तो आपके ख्याल में क्या उन इल्ज़ामात पे जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, असूलन तो वही है, चाहे वो मीडिया के हवाले से मामला है, चाहे आपके साथ जो वाक़या पेश आया, कमर जावेद बाजवा साहब का खुद इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते हैं मैंने डांट डपट की जनरल फैज़ की कि किस तरीके से आपने किस भोंडे अंदाज से एक बंद यानी उठाया। इसके अलावा और कई अबसार आलम साहब ने कहा कि जी मुझे जो फ़ोन किया डायरेक्टली है और धमकी दी गई, और फिर वो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी बताया था कि डायरेक्ट कॉल उनको की गई थी कि जी चैनल बंद कर दें या चैनल खोल दें, इस तरह की कोई बात हुई थी। और वो उन्होंने बात सुप्रीम कोर्ट में बताई थी चीफ जस्टिस काजी फैसल के। शौकत सिद्दीकी साहब का मामला देखें ना, शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं मेरे पास आए और कहा कि हमारे 2 साल की मिन्नत रायगा हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मामला है। मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर खामोश है। शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में अगर वो इंक्वायरी हो जाती तो अब जो ये इस किस्म का जजेस के कंसर्न है ये सारा कुछ ना होता। वैसे अस्सलाम मलिक साहब, शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में तो एक बुनियादी सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बहाल किया
कि उन पे लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं हुई और उस तहकीकात के बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता था। तो अगर तहकीकात के बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता था तो तहकीकात के बगैर बहाल कैसे हो गए, ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं 2 अहम सियासी और एक सीनियर सहाफ़ी। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। तो इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, आपके माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं और आपसे ज़्यादा कौन बेहतर समझता होगा कि ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ का साजिशों का भी तजर्बा था, तो ये साजिशों का जो तजर्बा था ये तो रिटायरमेंट के बाद का तो नहीं हो सकता। तो आपका नहीं ख्याल कि असल जराइम जनरल फैज़ के जो हैं वो तो रिटायरमेंट से पहले के हैं, बाद के नहीं? लेकिन तजर्बा तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन साजिशों का भी जी, ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वो तजर्बे का जो हुजम था वो उसमें कमी वाक़या होना शुरू होगी, वो तो बड़ा है। डेफिनेटली तजर्बा तो एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और वो महज रिटायरमेंट का मोहताज नहीं है। और बाय द वे इस तजर्बे का पहले पीटीआई हिस्सा रही और फिर बाद में आप लोग बने। लेकिन इस तजर्बे में जो इजाफा हुआ था उनके तजर्बे में, उसमें एक वो हसनात साहब ने भी जुमला कहा कि भोंडे अंदाज में उठाना था। ये भी देखें उससे वन लिव्स टू लर्न, कि उन्हें फिर बाद में एहसास हुआ जब डांड डपट हुई। नहीं, अब तो बहुत इम्प्रूव कर गए। एक तो ये तजर्बा उनका, अब शुमारी लगा याद ले जाते हैं। फिर उस तजर्बे के बाद अगला क्या वाक़या हुआ कि आप देखें कि ये जो जुडिशरी वाला तजर्बा है, ये भी शायद मैं तो शौकत सदीकी से ये शुनीद पे बात कर रहा हूँ कि इसमें भी इजाफा जो हुआ या इसमें जो नई जहतें तलाश की शायद उन्होंने की हूँ। लेकिन इन्होंने तो बहुत जहतें तलाश की, नए तजर्बात हासिल किए। आपके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने कोई नया तजर्बा नहीं किया। इतना शवाहिद होने के बावजूद, जस्टिस शौकत सदीकी साहब का बयान होने के बावजूद, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हिम्मत नहीं पड़ी कि जनरल फैज़ को कटहरे में खड़ा करते, और आज आप कह रहे हैं ये तो हमने किया नहीं, ये तो फ़ौज का अंदरूनी मामला है। आप लोग हुकूमत में, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया जो बकौल वज़ीर दफ़ा के आप फ़ौज एक्शन ले रही? देखिए उसकी चूँकि जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है, अभी आपने कहा था कि जनरल शौकत अजीज़ सिद्दीकी, नहीं जनरल नहीं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को एक ही मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इस बुनियाद पे चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें बरतरफ नहीं किया जा सकता था, बहाल किया जाए, कि उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो आपने फरमाया कि उन्हें फिर बहाल क्यों किया गया अगर इंक्वायरी नहीं हुई? तो इसलिए कि उन्हें बरतरफ गलत किया गया था बगैर इंक्वायरी के। तो आप ही इंक्वायरी करा लेते, बल्कि अभी करा लें। नहीं, वो तो इंक्वायरी ना होने के बगैर जो सज़ा थी उसका तो रेमेडी यही थी कि उनको वो बहाल किया जाता, क्योंकि उनके खिलाफ जब कोई एलिगेशन आया नहीं था और वो बातें, तो इसलिए वो ये इन चीज़ों की जस्टिफिकेशन तो उसके अंदर ही मौजूद है। और वो सिस्टम ने अभी अगर शुरू किया है तो उम्मीद ये है कि उनके तजर्बा जो है वसी तर, उसके तनाजुर में ही फैसले होंगे। मतलब फैसले कौन करेगा? हुकूमत करेगी? नहीं, कोर्ट मार्शल करेगा। अच्छा, आप लेकिन बकौल आपके वज़ारत दफ़ा का कोर्ट मार्शल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वज़ीर दफ़ा का एज फार एज फोर्स इज कंसर्न, कोर्ट मार्शल तो इस हद तक फौजी चीज़ है कि जब रिटायर्ड आदमी का भी कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उसे पहले बहाली करके वर्दी पहना के किया जाता है। सही है। तो इसलिए अपने वज़ीर दफ़ा साहब ने तो वर्दी कभी पहनी नहीं है। चलें अमर मुगल साहब, ये आपको मुबारक हो, जनरल फैज़ साहब बहाल हो गए, वो अब दोबारा से जनरल बन गए। इमरान खान कह रहे हैं कि हमारा जनरल फैज़ से कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। क्या ये बात सही है, सच्ची बात है? वाकई कोई सियासी ताल्लुक नहीं था जनरल फैज़ से इमरान खान साहब का जब वो हुकूमत में थे? हाँ, देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, तो आपका एक वर्किंग रिलेशन होता है। हाँ। मैं खान साहब ने इसी तरफ इशारा किया। मैं अपने भाई की मजबूरी को समझ रहा हूँ, जिस पे आप बार बार उनको वो कोशिश कर रहे हैं लाने की, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज़ और इनकी पूरी लीडरशिप अल-ऐलान
ये मुतालबा करती रही है कि हम जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का और मियाँ साकिब निसार का एहतसाब करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। और बिल्कुल एंड तक जब मियाँ साहब लंदन से वापस आने लगे तो एकदम उनको फिर कोई गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं जाके नहीं छोड़ूंगा किसी को। फिर आपको पता है भागे भागे गए यहाँ से हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जाकर उनको कहा कि प्लीज़ अच्छे बच्चे बन जाएं, इस तरह इक़्तिदार नहीं मिल सकता जिस तरह के आप नारे लगा रहे हैं। फिर इसहाक डार साहब ने आके बाहर प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा बिल्कुल हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, हम किसी का एहतसाब नहीं करेंगे, हम किसी से एहतसाब नहीं मांगेंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है भाई हुकूमत आपकी जैसी कैसी है, फॉर्म 47 की वैसी है जैसे आपकी थी। नहीं ऐसे नहीं थी। चले इसमें मैं डिबेट कर लेता हूँ, चले जैसी भी है, चाहे डिगी में बैठ के ली, चाहे फॉर्म 47 पे बैठ के ली। कि मैंने ISI की मदद से कानून साजी करवाता था, बंदे पूरे करता था। सुने ना, खान साहब खुद ये बातें मानते रहे ना। जैसी कैसी भी है इनकी गवर्नमेंट, वो भाई कोई एक अपना तो वादा पूरा कर दो यार। जनरल बाजवा का एहतसाब चले, उसका तो आर्मी ने खुद कर लिया है, बाजवा का आप कर लो। कोई जुबान से लफ्ज़ तो निकाल दो। किस किस्म की आपको गवर्नमेंट मिली हुई है, या आपको बताया जाता है कि नहीं भाई इस पे आपने बयान नहीं दिया। आपके वज़ीर दिफा कौन थे? परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों, आपकी राय में जब जर्नलों का कोर्ट मार्शल होता है तो क्या वो वजारत दिफा की इजाज़त से होता है या नहीं? आपकी क्या राय? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता है, ये कानूनी एक नुक्ता इन्होंने उठाया है, मुझे इसका नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप मुतालबा देखें ना, इनका थ्रू आउट शुरू से मुतालबा है, मुझे क्यों निकाला से आप शुरू करें और मियाँ साहब का वो आप बयानात सुने, जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में, वो कुछ जजेस के बारे में। तो भाई चलो, जैसे या तो आप कहें कि नहीं भाई हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, हमने कोई शूज पॉलिश किए हैं, हमें गवर्नमेंट मिल गई है, क्यों हमसे इतनी भारी भारी डिमांड्स मतीउल्लाह जान भाई साहब कर रहे हैं। तो ये नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। यही फ़र्क है जी। हमें जब भी हुकूमत मिली हमने आगे की तरफ सोचा। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि असेंबली में कहने वाले जब भी मिली पूरी तरह नहीं मिली। पूरी तरह तो कल वाला मामला तो खैर ऐसे ही है, माजी में भी ऐसे ही रहा है। इस दफा भी अगर इन्हें पूरी मिली हो तो वैसे तो आप दोनों ही बड़े मजलूम हैं। मेरे ख्याल में हसनात मलिक साहब की तरफ जाते हैं। हसनात मलिक, क्या कानूनी तौर पे पोजीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फौज के तर्जुमान के बयान में जिक्र किया गया है, उसमें वजारत दफा को हुक्म जारी किया गया था, मगर यहाँ तो कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, कि इसमें वजारत दफा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फ़ौज का अंदरूनी मामला है। ये कानूनी पोजीशन क्या है और क्या जनरल फैज़ जो हैं उनके कोई कानूनी हकूक़ भी हैं इस हवाले से, या क्योंकि फ़ौज का अंदरूनी मामला है तो हकूक़ वगैरह कुछ नहीं होते? मेरा ख्याल है कि ट्रायल के दौरान उनको इजाज़त होगी कि वो वकील कर सकते हैं, और उनके तो बड़े अच्छे बड़े नामवर वकील उनके करीब थे उस वक्त। अच्छा। और तो अब देखते हैं कि वो खिदमात किस वकील की लेते हैं। अभी रिसेंटली शौकत सिद्दीकी साहब के केस में वैसे उन्होंने जो है वो ख्वाजा हारिस साहब को वकील किया। तो अब देखते हैं कि क्या वो वकील किसको करते हैं। फिर आपका क्या गैस है वैसे कि अगर जनरल फैज़ हमीद किसी को वकील करना चाहेंगे तो उनकी चॉइस कौन सा वकील हो सकता है? देखिए, अब मेरा ख्याल है उनकी चॉइस तो होगी, आगे वकील की क्या चॉइस है ये देखना है कि वकील कौन से राज़ी होंगे, क्योंकि बहुत सारे वकील जो हैं वो मे बी राज़ी ना हो इन हालात में। और तो, अल्लाह बख्शे शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी चले गए इस दुनिया से, तो पीछे कौन कौन रह गए हैं वैसे? नहीं, बड़े नाम हैं अभी भी, कई शरीफ अभी बाकी हैं सर। अच्छा जी, बड़े नाम हैं पाकिस्तान में। अब देखना है कि वो वकला अमूमन ये है कि अगर उनको कोई सज़ा होती है, हाई कोर्ट में चैलेंज रिट में आते हैं, उस वक्त वकील को एंगेज करते हैं। अच्छा, ये वजारत दिफा के हवाले से क्या मामला है? क्या वजारत दिफा कोर्ट मार्शल का फैसला करती है या नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा को नहीं कहा था कार्रवाई करने का? रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत क्या वजारत दिफा को वज़ीर दिफा के डिसीजन नहीं होते? और क्या वज़ीर दिफा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि एक जर्नल का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उस पर एग्जैक्टली इल्ज़ामात क्या हैं? क्या वज़ीर दिफा ऐसा बेखबर हो सकता है? देखिए, अभी इसका मुझे नहीं मालूम कि क्या है मामला। आपको याद होगा असगर खान केस में जो असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 2012 से मामला पेंडिंग है, वो कार्रवाई नहीं हुई।
और फार्मर डीजी FIA बशीर मेमन, इन साकिब निसार साहब ने उस वक्त चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये मामला अमल दरामद की जी उस असगर खान केस की जजमेंट पे अमल दरामद पे उनको बुलाया था बशीर मेमन साहब को कि आप क्या कर रहे हैं। तो बशीर मेमन साहब ने कहा था कि हमें तो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, बेहतर ये है कि आप फाइल ही क्लोज कर दें, केस ही क्लोज कर दें। सही। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वो टेकअप नहीं किया। तो डायरेक्शन तो फेडरल गवर्नमेंट की थी, लेकिन रिकॉर्ड उनको नहीं मिला। और ख़ुद जो बशीर मेमन जो फेक अकाउंट में बड़े बड़े उन्होंने सियासतदानों को जो है वो जेल में डाला, लेकिन इस केस में वो बेबस हो गए थे। तो वो केस अभी पेंडिंग है, मे भी चीफ जस्टिस काजी फैज साहब वो भी टेकअप करें, क्योंकि 2012 से वो केस उस पर अमल, हालांकि वो एडमिटेड फैक्ट है, उसमें वो जो असद दुरानी साहब थे उन्होंने माना था, हाँ जी हमने पैसे बांटे। बेशक बेशक। बहरहाल जी, फ़ौज का अंदरूनी निज़ाम एहतसाब तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही मजबूत है। अगर किसी का निज़ाम एहतसाब कमज़ोर है तो वो हुकूमत का है, और सबसे बढ़ के ये कि जो दीगर इदारे हैं, और वो है भी आइनी इदारे, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका जो एहतसाब के अंदरूनी निज़ाम है उन पे बार बार सवाल उठते हैं और शायद आसानी से उठाए भी जा सकते हैं। तो अब जो अदलिया का और इलेक्शन कमीशन का जो अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है उसकी एक झलक हमें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मिली है। फार्म 45 और फार्म 47 का एक झगड़ा है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उसका फ़ैसला करना है। और आज की खबर यह है कि 19 अगस्त को 5 जजों का बेंच इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से आइनी और कानूनी सवालात पर इलेक्शन कमीशन की उस अपील पर समाअत करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों पर मुश्तमिल जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल नोटिफाई कर दिए गए थे लाहौर हाई कोर्ट से, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया था। और 19 अगस्त को अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में वो बेंच इस मामले को देखेगा। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फे के बाद पूछेंगे आमिर मुग़ल PTI के रहनुमा और कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं कि आखिर फार्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने थे और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में बने थे वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब हमारे साथ हैं। मुग़ल साहब, क्या हुआ वो फार्म 45 का मामला? इस्लामाबाद की एक सीट पे आप भी फ़रीक हैं उसमें, तो वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था उसको तो काम करने से रोक दिया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, क्योंकि उनसे मुकदमात की मुंतकिली के हवाले से फ़ैसला महफूज है। तो वो फार्म 45 का जो रिकॉर्ड जमा कराया है आपके मुखालिफ ने, तो उससे क्या मालूमात सामने आई हैं? ये आपके मुखालिफ के पास फार्म 45 कहाँ से आए और क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके विसातत से रिक्वेस्ट करूँगा, जो फार्म 47 पे मेरी सीट पे डकैती मार के जीते हुए हैं, वो कभी आए अवाम के सामने आपके पास। आप बात कर रहे हैं अंजम अकील खान की, कभी बैठे आके दिखाएं अवाम को फार्म 45। अभी वो लोगों को पता तो चले, मीडिया को दिखाएं, अवाम को दिखाएं, पता तो चले किसी को। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी समझना होगा। इलेक्शन कमीशन के दोहरे मयारात हैं, जहाँ तहरीक इंसाफ उनसे रिकाउंटिंग मांगे वो उसको नहीं देते। यहाँ तहरीक इंसाफ उनसे कहे कि हमें आप हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जैली फॉर्म बनाए गए हैं, वहाँ वो कहते हैं जी ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, आप जाएं सीधे ट्रिब्यूनल में। मैं अपने केसेस आपको बताता हूँ। कितने केसेस में PTI ट्रिब्यूनल में गई है कि रिकाउंटिंग की इजाज़त नहीं दी गई? नहीं, मुझे ये इस्लामाबाद की हद तक को तो पता है कि हमने तीनों ने ये रिक्वेस्ट की थी। हमारा रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, हमारे पास तो फार्म 45 मौजूद थे और उसके मुताबिक मेरे 86,000 वोट हैं, शुएब शाहीन के 1,03,000 हैं और आई थिंक 71 या 72 अली बुखारी साहब के। हमने इन्हें कहा था कि ये अपने फार्म 45 ले आएँ, दिखाएं। हमारे साथ तो RO ने
सरियन बदयांती कहें, आप उसको डकैती कहें, आप उसको जुल्म कहें, धांधली नहीं कह सकते उसे। देखिए मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट आपने कंसोलिडेट करके देना है मुझे। उन्होंने फॉर्म 47 पे मेरे वोट उसके नाम पे लिख दिए, उसके मेरे नाम पे लिख दिए। खैर हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 8 को इलेक्शन होता है, 11 को इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिफिकेशन कर देता है और 13 को उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करवा के वो इसको भेज देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इस पर हमें ट्रिब्यूनल बना के दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मियां आमिर फारूक साहब, उन्होंने उनको जस्टिस जहांगीरी का नाम दिया, उन्होंने उनको नोटिफाई कर दिया। इसी तरह का आप दूसरा केस देखें जो अभी कल जो है उसको दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे चीफ जस्टिस ने काजी फैज़ ईसा ने जो 4 सीटें हमारी जो उड़ाई हैं तहरीक इंसाफ की, 3 MNA की और 1 MP। हाँ, राना बिलाल एजाज हैं जो हमारे गुजरांवाला से, वो फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 सारे रिजल्ट्स में वो जीत गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी बन गया, उन्होंने जाके कौमी असम्बली में हलफ भी उठा लिया, 5 उन्होंने वोट भी कास्ट किए, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़ीर आज़म, फलां सारा। उधर उन्होंने रिकाउंटिंग दोबारा कर दी। हमें क्या कह रहे हैं, रिजल्ट कंसोलिडेशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका, उसके बाद रिकाउंटिंग की बात की। सर हलफ उठा चुके थे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ अपने फैसले में लिखते हैं कि कोई सबूत नहीं है कि कंसोलिडेशन हो चुकी थी, और जो आप लोग हैं रिस्पोंडेंट हैं PTI के, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिखाया जो कंसोलिडेशन के वक्त उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। सर कंसोलिडेशन के बाद एक रिजल्ट जारी करता है इलेक्शन कमीशन खुद, उसको फॉर्म 49 कहा जाता है, वो जारी हुआ, उसके बाद गजट तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने जो फैसले में लिखा और जस्टिस नईम अफगान ने, वो गलत है। मैं अब देखें, अब चीफ जस्टिस साहब को तो हमारे केस में बैठना ही नहीं चाहिए। देखें दो वजूहत होती है, 19 अगस्त को वो बैठ रहे हैं दोबारा से, तो हमारा प्रोटेस्ट तो सुन लें आप। हाँ। 2 वजूहत होती हैं जिन पे जजेस को केसेस में नहीं बैठना चाहिए। एक उनकी किसी से बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, कारोबारी मफाद हो, या एक किसी से उनकी रंजिश हो। चलो ये फैसला उन्होंने करना है, कानून के नहीं करना सर, उन्होंने नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपने एतराज किया है उन पे? जी बिल्कुल, ये इस केस में किया जो 19 अगस्त को हो रहा है, अभी दोबारा करने जा रहे हैं। कोई किसकी तरफ से होगा? PTI की तरफ से? जो इसमें हमारे हैं फरीक है सारे, वो सारे इसमें आज भी बात हुई है, हमारी मीटिंग हुई है, उसमें दोबारा करने जा रहे हैं, लेकिन सर उसकी रीजन सुनिए ना। 19 अगस्त को 5 रुकनी बेंच के सामने आप एतराज करेंगे चीफ साहब पे? चीफ साहब पे बिल्कुल। सर उसकी रीजन सुनिए ना सर, जस्टिस गुलजार ने 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है। खैर ये फैसला नहीं है, नहीं वो मैं था, वो फैसला नहीं है, ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है, चलें ठीक है, आपकी बात रीजन है ना सर। देखिए एक बंदे की तहरीक इंसाफ से इमरान खान से बनती नहीं है तो उसको उसके केस में चलें। बहरहाल ये आपका एक आपकी असर्शन है, आपका एक रीज़न है। हसनात मलिक, ये मामला जो लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों का था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया और अब 19 अगस्त को 5 जजों पर मुश्तमिल ये बेंच सुन रहा है कि आखिर ये हाई कोर्ट के दिए गए नाम के जजेस जो होंगे वो ट्रिब्यूनल बनेंगे या फिर ये अख्तियार, हतमी अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है? इलेक्शन कमीशन का साथ देगी, जो अभी तक तो लग रहा है चीफ साहब बड़ी उनको इलेक्शन कमीशन में ठीक ठाक उनका एहतराम कर रहे हैं वो, या फिर वो हाई कोर्ट का साथ देंगे, अपनी अदलिया का साथ देंगे जिसके वो पीटर फेमिलियर है? हसनात मलिक साहब, ये इस्लामाबाद की एक्सरसाइज भी आपने ज़हन में रखनी है, बता दें। उन्होंने नाम मांगा, इन्होंने जहांगीरी साहब का नाम दिया, उन्होंने फौरन नोटिफिकेशन कर दिया, या उन्होंने चीफ का इख्तियार तस्लीम किया है। ठीक है जी। देखिए पंजाब में तो जिस तरह का मामला है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन रिमार्क्स में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है। तो अब उसके बाद एक ऑर्डिनेंस भी आ गया है, अब मेरा ख्याल एक्ट भी बन चुका है कि रिटायर्ड जजेस को भी आप ट्रिब्यूनल में ला सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब तो कंसिस्टेंटली इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, वो लाज़िम मलज़ूम है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को जी उनको कहा जाएगा कि उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है 2 बड़े फैसले आए हैं जिनसे हाई कोर्ट पे बड़ा सवाल उठ रहा है। खासकर ये जो अभी आया है मामला लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी 199 की जुरिडिक्शन पे उन्होंने सवालात उठाए, फिर अपने जजेस पे कंडक्ट पे सवालात उठाए कि उन्होंने रिमार्क्स दी इलेक्शन कमीशन पे। तो इस केस में थोड़ा सा कमेटी से ये हुआ कि ये कमेटी में जो ये बेंच बना ये 12 जुलाई से पहले बना, और बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं इस बेंच में उनका ज़रा डिफरेंट व्यू था, वो और जजेस को शामिल करना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फैसा या जो प्रपोज बेंच था उससे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इत्तेफाक किया। इसमें बज़ाहिर ये है कि ये
जो बेंच है, ये हम जो एक टर्म यूज़ करते हैं कि हम ख्याल बेंच है कारी साहब का, मेजॉरिटी वही है। जैसे जो है वो अकील अब्बासी, वो अब समझ आ गई है क्योंकि वो इस केस में भी उन्होंने इख्तलाफ किया है, लेकिन उनका इख्तलाफ है। जैसे जमाल मंदोखेल रिमार्क्स वो काफ़ी देते हैं, लेकिन ये बड़ा सरप्राइज़ होगा कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जाएँ। जैसे अमीनुद्दीन खान है और गलबन जैसे नईम अख्तर अफगान है, तो वो तो पहले ही आपको उनकी ओपिनियन का अंदाज़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला बड़ा मुश्किल है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। बिल्कुल सही। अच्छा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं और आपकी असम्बली ने कानून पास किया कि इलेक्शन कमीशन जो है रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं। ये क्यों इतना भागदौड़ कर रहे हैं? अभी ट्राइब्यूनल ने काम करना शुरू किया और आप नया कानून लेके आ गए। ये क्या चीज़ है जो छुपाने की कोशिश हो रही है? क्यों इतना आप घबराए हुए हैं फॉर्म 45 की जांच पड़ताल से? देखिए, रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अगर कोई नई चीज़ है, अगर कोई इस टाइम पे क्यों? टाइम पे तो अचानक कैसे ख्याल आ गया कि रिटायर्ड जजों को डाल दो? किसी लम्हे भी हो सकती है। अभी मैं यहाँ पे आया तो मैं 8:10 पे ही क्यों आया, 7:45 क्यों नहीं आया? अच्छा, टाइमिंग तो कहीं भी चैलेंज, किसी भी बात को भी आप टाइमिंग को तो कर सकते हैं, लेकिन या तो कहें एक बात, इसमें कोई बदनीति नहीं है, कोई मैलाफाइडी नहीं है। नहीं, आप दिल पे हाथ रख के कहें कि आपका मकसद फॉर्म 45 की जांच से जान छुड़ाना नहीं है। उसकी एक वजह भी है ना। ये देखें कि जजेस की जो इस वक्त कोर्ट्स के हालात है, मुकदमात की, ये जो रोना रो रहे हैं ये भी या दीगर दोस्त भी, इसकी क्या वजह है? कि इसकी वजह यही है कि जजेस का प्रेशर इतना ज्यादा है। तो क्या ये 1-to-1 हियरिंग, 1 डे-to-डे हियरिंग कर सकते हैं? तो बुनियादी तौर पर इन्हीं वजूहात की बना पर जहाँ तक इन्फ्लुएंस होने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जो सिटिंग जज है उस पे वो ही इज मोर प्रोन टू बी इन्फ्लुएंस्ड। बहुत सी वजूहात पे ब्लैकमेलिंग हो सकती है, कुछ और चीजें, उनके खानदान वालों को अगवा किया जा सकता है, तशद्दुद हो सकता है, करंट लगाया जा सकता है, मतलब कुछ भी हो। नहीं, मैं उसके अलावा मोर प्रोन, उसके अलावा भी शायद, अच्छा उसके अलावा भी बहुत कुछ, जुडिशियल को फोन भी करवाया जा सकता है, जुडिशियल कमीशन की जो है वो भी, लेकिन ये कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है इतनी आसानी से। लेकिन जो रिटायर्ड जज ने तो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो, और रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट का जज जिसने नौकरी पूरी कंप्लीट की हो, अपनी इज्जत के साथ पूरी कर चुका हो, और फिर उससे आप क्या कहेंगे कि वो अपनी 4 महीने की तनख्वाह के लिए? सिर्फ एक सवाल पूछ लें इंजीनियर साहब, जो है वो ये पहले था ये रिटायर्ड जजेस का, नून लीग के कंसेंट से खत्म क्यों किया? बस ये बता दें। उस वक्त देखिए ना, कानून एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं। उस वक्त कोर्ट्स ओवरबर्डन नहीं थी, आप इसको उसके बाद ज्यादा केसेस आ गए, कोई तो वजह कवानीन जितनी तरामीम है, अगर आप इस पे कहें तो मुझे बताएं, आपने जो ऑर्डिनेंस की इतनी फैक्ट्री लगाई थी उसकी क्या वजूहात, क्या पेश आई थी? स्पेसिफिक जब नैब के केसेस अपनी तरफ आए थे तो उस वक्त चेंजेस की थी, तो उसकी कोई वजूहात होंगी ना, क्यों इतनी अमेंडमेंट्स की? आप ठीक कह रहे हैं, आप दोनों में हर एक की वजह जो है, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, हर एक की वजह आप भी देख रहे हैं, नहीं, आपका दौर भी देख लिया, आपका दौर भी देख लिया, इसमें पीछे कोई रह नहीं गया वैसे इसमें बता, लेकिन आपने जो है दोनों दौर देखे तो आपको तो कुछ ना कुछ फर्क महसूस हुआ। अच्छा खासा फर्क है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, आमिर मुगल साहब और सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।